आज आईबीएस आपके लिए एक स्पेशल मैराथन सीरीज लॉन्च कर रहा है जिसमें हम लोग डीआरए के टॉप 500 एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा का फ्लो कहाँ हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला, तो सेविंग बैंक अकाउंट में मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो देने वाला जो होगा पैसे गए किसके पास, बैंक में। तो जिसके पास में जा रहा है तो वो डेबिटर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बैंक को वापस हम जब चाहें उससे ले सकते हैं पैसा। तो जिसके पास पैसा जा रहा है उसको डेबिटर बोलेंगे और जो दे रहा है उसको क्रेडिटर बोलेंगे। जो बैंक के पास पैसा है वो बैंक चुकाने में, जब भी बोरोवर मांगा उसको देने में समर्थ नहीं हुआ तो उस समय क्या हो जाते हैं, लिक्विडिटी रिस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ये फोकस कीजिएगा, इक्वेटेड नॉट इक्वल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज। आज आईबीएस आपके लिए एक स्पेशल मैराथन सीरीज लॉन्च कर रहा है जिसमें हम लोग डीआरए के टॉप 500 एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 500 एमसीक्यूज को हम लोग 5 मैराथन सेशन में कवर करेंगे। हर मैराथन सेशन में लगभग 100 एमसीक्यूज होंगे। ये 5 मैराथन सेशन खासतौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए रामबाण साबित होगा जिनको लगता है कि अभी तक हमने अपने प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, अपना सिलेबस कवर नहीं किया है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप हर वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप एक भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक क्या है। इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। बैंक का मेन फंक्शन क्या, प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसे देना या इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी के शेयर बॉन्ड में, या नॉन फंड बिजनेस में करना, गारंटी देना, को एक्सेप्टेंस देना या पैसे ट्रांसफर करना। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये सारा बैंक का फंक्शन आते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है? हमेशा याद रखिएगा आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। पेमेंट बैंक किस तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से पैसे ले सकते हैं? क्या वो कोई भी टाइप के एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी विदाउट एनी लिमिट, और केवल टर्म डिपॉजिट लाइक एफडी फिक्स डिपॉजिट ही वो लोग करते हैं, या डिमांड डिपॉजिट ओनली बट देयर इज नो अपर लिमिट। नो, ये तीनों गलत हो गए हमारे। डिमांड डिपॉजिट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बैलेंस नॉट एक्सीडिंग 2 लाख पर कस्टमर। पेमेंट बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो टर्म डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे तो पर कस्टमर लिमिट कितनी है, 2 लाख पर कस्टमर होगी, ये याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन एंड एडवांसेस। पेमेंट बैंक लोन और एडवांसेस नहीं देते, लोन नहीं देते हैं। वो लोग क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते पेमेंट बैंक। ठीक है, दे प्रोवाइड ओनली डिमांड डिपॉजिट, दैट इज करंट एंड सेविंग अकाउंट, नॉट टर्म डिपॉजिट। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें से कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में ट्रू है? पहले मिनिमम 75% ऑफ टोटल लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर, यस करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट है। एटलीस्ट 35% स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच मस्ट बी इन अनबैंक रूरल एरिया, नो ये 35 नहीं है, ये 25% है। स्मॉल फाइनेंस, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर को फाइनेंस करते हैं नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फाइनेंस करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लोन पोर्टफोलियो मेड ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ 30 लाख रुपीज और लेस पर, नहीं 30 लाख इसमें नहीं है, ये फिगर है 25 लाख है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन पोर्टफोलियो का 50% जो लोन पोर्टफोलियो में ऐसे लोन होंगे जिसमें पर बोरोवर 25 लाख तक का लोन देंगे वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल रूरल बैंक कैन ओपन ए ब्रांच वेयर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना ब्रांच कहाँ खोल सकते हैं? वहीं खोल सकते हैं जो नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट है, नोटिफाइड गवर्नमेंट एरिया में जो है उन्हीं वहीं पे खोल सकते हैं। ओनली इन द गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया में वो लोग खोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, सबसे एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बनाने में किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। सपोज एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बनाने में 100 रुपया लगता है, तो 100 रुपये में 50 रुपया भारत सरकार का इसमें लगा रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कितने पैसे रहेंगे, 15 रुपीज़ लगा रहेगा, और कमर्शियल बैंक जो उसको स्पॉन्सर करेगी, उसके मैनेजमेंट को ये सब चीज़ देखेगी, उसका 35 रुपीज़ लगेगा। ये रुपीज़ में नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके आ सकते हैं इसमें, ठीक है, कि रीजनल रूरल बैंक को बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 50%, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, कमर्शियल बैंक का 35%, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद द टर्म कस्टमर हैज बीन डिफाइंड इन, कस्टमर को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, आरबीआई एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें किन में से डिफाइन किया गया। तो ये हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम लोग इसको डिफाइन किए हैं, ठीक है। Next questions, when a bank allowed overdraft to his customer, the relationship between customer and his bank is like what? Bailor bailey, lessor lessee, debtor creditor और creditor debtor। अब देखिए बैंकर जो होता है allow overdraft facility to customer, जब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है, पैसे किसके पास जा रहे हैं, कस्टमर के पास आ रहे हैं, तो कस्टमर को तो एक ना एक दिन तो उसको रिटर्न करना होगा बैंक को, तो कस्टमर जिसके पास भी पैसे आएंगे ना उसको डेबिटर मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देन द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड हिम इज व्हाट, लाइक हिम मीन्स यहाँ पे बैंक, हिज कस्टमर एंड हिम इज लाइक क्या, तो कस्टमर क्या होगा, डेबिटर हो जाएगा, और इसमें और बैंक क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए कस्टमर टेक ए लॉकर इन दिस बैंक, इन द बैंक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। जब एक कस्टमर लॉकर फैसिलिटी लेता है ताकि अपने वैल्यूएबल्स को वहाँ पे अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान है जैसे गोल्ड है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, उसको रखने के लिए बैंक में, तो उसके लिए रिलेशनशिप इसमें क्या होगा, इसमें हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा ए, लेसर लेसी का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, लेसर और लेसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लॉकर फैसिलिटी में लेसर लेसी, ठीक है। और व्हेन डज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टैंड टर्मिनेटेड, बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप कब खत्म हो जाता है, किस केस में, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ द कस्टमर, ऑन द कस्टमर बिकमिंग लूनेटिक, उसको दिमाग उसका ठीक नहीं हुआ, द कस्टमर बीइंग डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित हो गया, ऑल ऑफ द केसेस। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द सारे केसेस में बैंकर कस्टमर का रिलेशन इंड हो जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, इन डिपॉजिट अकाउंट द मेन रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। डिपॉजिट अकाउंट मतलब क्या, सेविंग अकाउंट खोले, करंट अकाउंट खोले, तो उसमें बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन क्या हो गया। तो हमेशा जब भी रिलेशन आपसे पूछे ना, खासतौर पे मनी मैटर में, आप ये ध्यान रखिएगा कि पैसा का फ्लो कहाँ हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने एक सेविंग बैंक अकाउंट खोला, तो सेविंग बैंक अकाउंट में मैं बैंक को पैसे दे रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो देने वाला जो होगा, पैसे गए किसके पास, बैंक में, तो जिसके पास में जा रहा है तो वो डेबिटर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बैंक को वापस हम जब चाहें उससे ले सकते हैं पैसा, तो जिसके पास पैसा जा रहा है उसको डेबिटर बोलेंगे, और जो दे रहा है उसको क्रेडिटर बोलेंगे। तो यहाँ पे इन डिपॉजिट अकाउंट में, मतलब कि सेविंग अकाउंट में मान लीजिए, इसमें बैंक और कस्टमर का रिलेशन क्या होगा, बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा आपका डेबिटर, डेबिटर बैंक हो जाएगा, और क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कस्टमर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेलर बेली रिलेशनशिप इज अप्लीकेबल। अब इसमें कौन कौन से, कैश डिपॉजिट में बाय कैशियर, सेफ डिपॉजिट लॉकर, डिमांड ड्राफ्ट इशूड, कीपिंग आर्टिकल इन सेफ कस्टडी, तो ये हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। बेलर बेली का रिलेशन किस में होता है, डी में होता है, ठीक है। कीपिंग सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल, रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन बैंक कलेक्ट्स चेक इन ए क्लियरिंग, इसमें क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल, कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर, नॉन ऑफ द अबव। जब भी रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन बैंक कलेक्ट चेक इन क्लियरिंग, जब बैंक क्लियरिंग के लिए चेक कलेक्ट करता है कस्टमर से लिए, तो उसका रिलेशन क्या होगा, एजेंट एंड प्रिंसिपल का इसमें रिलेशन हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटैचमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट इज इशूड बाय। एक होता है गार्निशी ऑर्डर, एक होता है अटैचमेंट ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेविंग अकाउंट कंटेन सम रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग। सेविंग, जब भी अकाउंट आप खाता खोलते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन मेंशन होते हैं। नंबर ऑफ विड्रॉल पर क्वार्टर, ये भी ठीक है। अमाउंट ऑफ विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन इन एटीएम, ये भी फिक्स है। नंबर ऑफ डिपॉजिटेड इन द अकाउंट पर क्वार्टर, बोथ ए एंड बी, इनमें से कौन का करेक्ट है? तो इसमें हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नंबर ऑफ विड्रॉल पर क्वार्टर, कितने एक क्वार्टर में आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं, वो मेंशन होगा। अमाउंट ऑफ विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन इन एटीएम, एक बार में एटीएम से कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, तो ये भी उसका एक लिमिट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिपॉजिट इनटू अकाउंट पर, कितना भी बार चाहें आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ए और बी। सी हमारा ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, ओवरड्राफ्ट इज अलाउड जनरली बाय बैंक इन सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें से कौन सा होता है? ओवरड्राफ्ट किस केस में बैंक अलाउ करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट अकाउंट के फैसिलिटी में हम लोग ज़्यादातर वो देते हैं। क्यों देते हैं करंट अकाउंट के केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं? ताकि बैंक, करंट अकाउंट कौन खोलता है? बिजनेस वाले लोग खोलते हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं उनको खोलते हैं, उनको बार बार पैसे की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनके अकाउंट में पैसे कम होते हैं, इसलिए वो बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ हमें एक्स्ट्रा सर्टेन पीरियड के लिए आप फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की दे दीजिए, ताकि हम अपना जो भी रनिंग वर्क है उसको डिस्टर्ब ना हो उनको। तो इसलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसके? करंट अकाउंट के केस में ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन आपने ध्यान रखा होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो अकाउंट, जनधन योजना अकाउंट खाता खोला गया, PMJDY अकाउंट जो खोला गया, उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया? 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमने देख लिया, करंट अकाउंट में हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। ए बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, FD कराते हैं बैंक में, तो उसको किस में कैटेगराइज? इंटरेस्ट रेट एज एग्रीड विद द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, ये करेक्ट है। फिक्स पीरियड ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, ये भी। पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। जब भी आप FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कराते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब आप कराने जाएंगे उसी समय आपको बैंक बता देगा कि आपको एनुअल इतना % इंटरेस्ट हम लोग देंगे, ठीक है। और इतने साल के लिए हम लोग फिक्स पीरियड ऑफ, इतने साल के लिए आप 5 साल के लिए FD करा रहे हो, 10 ईयर्स के लिए FD करा रहे हो। और इंटरेस्ट जो होगा एक पीरियोडिकल, जैसे क्वार्टरली आप दे सकते हो, मंथली और एनुअली, जैसा आप चाहें आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वैसा, ठीक है। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिक्स डिपॉजिट कैन नॉट बी रिन्यूड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ ऑन मैच्योरिटी। क्या फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू नहीं किया जा सकता है? मैच्योरिटी में किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, प्रीपेड बिफोर द मैच्योरिटी, प्रीपेड ये प्रीपेड बिफोर मैच्योरिटी। अब FD कराए, प्री मैच्योर अगर विड्रॉ करते हैं, FD तोड़वाना चाहते हैं, क्या तोड़वा सकते हैं? नहीं तोड़वा सकते हैं। कैनॉट बी प्लीज टू द बैंक एज ए सिक्योरिटी, ये भी कर सकते हैं। आप FD के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो इसमें कैनॉट बी ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, FD को आप किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो वो विड्रॉल कर दे, ये ऐसा फैसिलिटी नहीं होता। बाकी सब ACD करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिक्वायर द कस्टमर, रिकरिंग RD होता है, जिसे फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? एक बार में एक मोटी रकम बैंक में जमा कर दिए और उसके बाद में हर साल आपको बैंक इंटरेस्ट देगा उसमें। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट में जिसको हर महीने आप बैंक में कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो रिकरिंग डिपॉजिट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिक्वायर्स द कस्टमर टू, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एक हर महीने बैंक में कुछ पैसे जो डिसाइड किया जाता है वो डिपॉजिट करना, और लाइक ए फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको एक ही बार में बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह ये हर मंथ डिपॉजिट करने को रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा इसमें करेक्ट है? डिपॉजिट एनी अमाउंट नहीं, एनी अमाउंट नहीं कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए आप एक ही बार 1 करोड़ रुपए ले जाकर बैंक को दीजिए डिपॉजिट हर महीने, ऐसे नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट, डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट एट द विल, अपनी इच्छा पर कर सकते हैं, जितना करें नहीं कर सकते हैं।
डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट एट स्पेसिफिक इंटरवल फॉर एनी पीरियड, कितना भी, क्या 50 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होता है कि स्पेसिफाइड इंटरवल पे डिपॉजिट करते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, सपोज मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कैन बी पेड, कब इंटरेस्ट पे किया जाता है सेविंग बैंक के केस में? ऑन एनी इंटरवल एज पर बैंक अप्रूव्ड पर पॉलिसी, ऑन हाफ ईयरली इंटरवल और ईयरली इंटरवल और क्वार्टरली इंटरवल, इसमें कौन सा होगा? ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑन एनी इंटरवल एज पर बैंक ओन अप्रूव्ड पॉलिसी। जो भी हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होते हैं, वो पॉलिसी को फॉलो करेंगे कस्टमर को डिपॉजिट अकाउंट के केस में कब पेमेंट देना है, इंटरेस्ट उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच कैन बी विड्रॉल ऑन रिक्वेस्ट, ओके, ऑन डिमांड, ऑन परसुएशन, ऑन सैंक्शन बाय मैनेजर। सो ऑन डिमांड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जब भी डिमांड होता है ना, उस समय वो विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें सेम ही मेंशन ही है, डिमांड डिपॉजिट कब विड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड पे ही कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट आर नॉट इंटाइटल टू, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं वो क्या, किस लिए इंटाइटल नहीं है? चेक बुक एबव 100 लीव्स, मंथली स्टेटमेंट ये भी मिलेगा, कैश पेमेंट ये भी होगा, इंटरेस्ट ये हमारा होता है। करंट याद रखिएगा हमेशा, करंट अकाउंट में जो भी पैसा आप जमा करते हैं उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। इन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बैलेंस इन द अकाउंट, मैक्सिमम बैलेंस, एवरेज बैलेंस, डेली बैलेंस, लास्ट बैलेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, डेली बैलेंस पे हम लोग का इंटरेस्ट पेमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग जानते हैं ना, वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन में क्या होता है? कपड़े की धुलाई होना, तो धुलाई करने को लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो इलीगल सोर्स से मनी ऑब्टेन किया गया है उसको लीगल सोर्स में उसको कन्वर्ट करने को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसमें रेफर्स किसमें? कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू कैश, कन्वर्जन ऑफ मनी विच इज इलीगली ऑब्टेन, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू गोल्ड, कन्वर्जन ऑफ एसेट्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, वैसे मनी को कन्वर्ट करना जो इलीगली तरीके से ऑब्टेन किया गया। इलीगल तरीके से मतलब कि स्मगलिंग के थ्रू, हवाला मार्केट के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू ऑब्टेन किया गया है, उसको कन्वर्ट करने को ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? प्लेसमेंट एंड लेयरिंग और ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग डिपॉजिट विड्रॉल बैक। इसमें आपका प्लेसमेंट, लेयरिंग, यस, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्लेसमेंट, देन लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू द बैंक फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर को जब भी अकाउंट खोलने जाता है तो उसके लिए कस्टमर के आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कस्टमर कौन सा है, उसके लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। उसमें से किसी एक को भी आप बैंक को दे सकते हैं। इलेक्शन आईडी कार्ड करेक्ट है, राशन कार्ड, फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो क्वेश्चन क्या पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्शन कार्ड जो होते हैं वो एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जाने। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी है, केवाईसी पॉलिसी भी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन ऑफ सस्पिशियस नेचर, इफ लोन गिवन, टू क्रिएट डाटाबेस ऑफ कस्टमर। इसमें होता है टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर टेकन ऑन लीज बाय 2 पर्सन ज्वाइंटली विच इज टू बी ऑपरेटेड ऑल्सो ज्वाइंटली, अगर 2 लोग मिलके एक डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी लेते हैं बैंक से जिसको दोनों लोग ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे, उस केस में क्या ओनली 1 नॉमिनेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय बैंक या दे कैन नॉमिनेट 2 पर्सन सेपरेटली? ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दे कैन नॉमिनेट 2 पर्सन सेपरेटली। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बैंकिंग बिजनेस। बैंक जो बिजनेस करता है उसका इनमें से कौन से फीचर नहीं है? डीलिंग इन मनी, बैंक का काम ही है मनी में डील करना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना, ये भी बैंक का काम है। इसमें ट्रेडिंग इन गुड्स, क्या बैंक गुड्स में ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है, सामान बिक्री का काम बैंक का तो नहीं होता है ना, तो ये हमारा नॉट ए फीचर है, तो इसमें हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा बैंकिंग का फीचर, बैंक का फीचर नहीं होता है बिजनेस करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट। ये चारों हमारा करेक्ट है, चारों करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको यार, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि इन 4 मेन कंपोनेंट, 4 मेन कंपोनेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कौन है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए IAS, मैं IAS हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ। ठीक है, I मतलब कि इंस्टीट्यूशन, A मतलब कि एसेट, S मतलब कि सर्विसेज, M मतलब कि मार्केट। ये कोड याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ये चारों कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम के। इसका आंसर हो गया। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको RBI रेगुलेट करता है? ठीक है, नाबार्ड है, सिडबी है, एक्जिम बैंक है, LIC, NSB। इसमें देखिए नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, इसमें LIC नहीं होगा, इसमें LIC फर्स्ट में LIC नहीं है इसमें। नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, NSB, SBI भी नहीं है। नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, NSB, नेफिड, ये हमारा करेक्ट है। नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, ICICI बैंक इसमें नहीं है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल, ये क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक स्पेशलाइज गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म फंडिंग और सपोर्ट देते हैं की सेक्टर इकोनॉमी के। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो किसी पार्टिकुलर एरिया, गवर्नमेंट जहाँ फील करती है कि ये एरिया अंडर डेवलप है, इसको ज़्यादा प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसके लिए उन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया। सपोज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह NHB हाउसिंग बैंक के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेफिड बनाया गया है। सिडबी MSME सेक्टर, इस सबको देखने के लिए। अब एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, विच इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज बाय RBI के द्वारा कौन कौन? कमर्शियल बैंक जितने भी हैं वो रेगुलेट होते हैं, NBFCs रेगुलेट होते हैं इसमें, उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स भी रेगुलेट होते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सारे वो RBI के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक, इसको कौन रेगुलेट करता है? SEBI। ठीक है, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस को इसको कौन करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड को इसको कौन करता है? PFRDA, ये इसको रेगुलेट करता है। पूरा पेंशन फंड स्कीम्स जो भी हैं वो सब PFRDA देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किसको रेगुलेट करता है? पहले तो बताया कमर्शियल बैंक, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, और इसमें और उसके अलावा क्या कर, किसको किसको रेगुलेट करता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ये कैसी क्या कंपनी होती है? ये वो कंपनियां होती हैं जो RBI के द्वारा रेगुलेटेड होती है, और ये इंडिविजुअल के क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट वर्दीनेस, इस पर उसको बताती है। लाइक इसे सिविल हो गया, हमारा सिविल स्कोर आप देखते हैं 300 to 900, ये क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ठीक है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ, हाई मार्क, ये सब। और RBI किसको और रेगुलेट करता है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, लाइक डिजिटल पेमेंट कंपनी जो है, जिसे फोन पे, गूगल पे, ये सब हो, तो उनको भी RBI रेगुलेट करती है। ठीक है, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज वो कंपनी होती है जो इंडिविजुअल्स को की क्रेडिट वर्दीनेस को, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को बताती है बैंकों को, और बैंक उस पर कॉल लेता है कि वेदर वी शुड प्रोवाइड लोन टू द बोरोवर और नॉट। ओके, सो इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हमने देखा, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सब होते हैं, वो कंपनीज की रेटिंग प्रोवाइड करती है। जिसे सबसे अच्छी कंपनी है तो AAA+, देन AA, देन A, देन BBB, BBB, ऐसे रेटिंग वो कंपनियों की रेटिंग प्रोवाइड करती है कि कंपनी का कैसा फाइनेंशियल, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब चीज़ का एनालिसिस, कैश फ्लो, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है। लेकिन इंडिविजुअल के केस में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी करती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इनमें से कौन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कौन नहीं है? ट्रांस यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिसिल। इसमें बताया था आपको अभी कि ये क्रिसिल जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये इंडिया में टोटल ये जो 3 हैं प्लस एक है क्रिफ हाई मार्क, ये टोटल इंडिया में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांस यूनियन सिविल, सिविल का सिविल जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सिविल, लेकिन उसका पूरा नाम है उस कंपनी का ट्रांस यूनियन सिविल, देन इक्विफैक्स, देन एक्सपीरियंस, देन क्रिफ हाई मार्क। ये 4 जो हैं टोटल आप देख लीजिए, टोटल 4 हैं। क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है इंडिया में। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल स्कोर रेंज कितना है? सिविल स्कोर जो भी होता है उसका मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 300, मैक्सिमम 900 होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है? सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इनमें से कौन नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि IDBI बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें टोटल इंडिया में अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंक्लूडिंग SBI, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब सारे हमारे। आप हमेशा एक काम कीजिएगा, आप 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ना, तो आप कभी भी क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाएगा कि कौन सा प्राइवेट बैंक नहीं है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, आपको अच्छा आप समझ जाओगे, इसमें क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम गवर्नमेंट शेयर होल्डर रिक्वायर फॉर ए बैंक टू बी क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर बैंक। एक बैंक को पब्लिक सेक्टर बोलने के मतलब सरकारी बैंक बोलने के लिए उसमें केंद्र सरकार का कम से कम कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो वो याद रखिएगा 51%। क्या बोला मैंने? 51%, नॉट 50%, नॉट 49%, 51%। याद रखिएगा, हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दे देते हैं, ठीक है, कि 50% होगा कि 50% या 51%। 51% या उससे ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें उसी तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन चारों स्टेटमेंट से कौन गलत है स्मॉल फाइनेंस के बैंक के बारे में? स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अनसर्व्ड सेक्शन, ये करेक्ट है, इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटी, ये करेक्ट है। मिनिमम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 75%. At least 50% of the loan of a small finance bank should be 25 लाख, all are correct। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेमेंट बैंक इज इनकरेक्ट। इनमें से पेमेंट बैंक के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हम में से क्या पूछा गया? गलत है। तो इसमें पहला क्या है? पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स एंड इशू क्रेडिट कार्ड। ये तो सही बोल रहा है, पेमेंट बैंक कहाँ अलाउ किया जाता है लोन देने के लिए और क्रेडिट कार्ड? पेमेंट बैंक तो नहीं इशू करते हैं ना, तो ये तो सही है हमारा। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 5 लाख पर। क्या पेमेंट बैंक 5 लाख पर कस्टमर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? तो ये हमारा गलत होगा, ये 5 लाख नहीं है, ये 2 लाख पर कस्टमर तक डिपॉजिट करते हैं। तो आंसर तो हमारा मिल गया है, आंसर बी ही होगा। पेमेंट बैंक रिक्वायर्ड मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 100 करोड़। जब भी आप पेमेंट बैंक खोलने जाएंगे उसके लिए आपको मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ होने चाहिए। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, लाइक FD नहीं एक्सेप्ट कर सकते, NRI डिपॉजिट पेमेंट नहीं कर सकते, ये भी हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है? ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया है। तो RRB इज रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा? रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? रिजर्व बैंक के द्वारा। लेकिन सुपरवाइज किसके द्वारा की जाती है? नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब RRB की ऑनरशिप जब RRB बनती है उसमें उसके मालिक कौन होते हैं ऑनरशिप में? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट का 35% नहीं, ये 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% कंट्रीब्यूशन होता है रीजनल रूरल बैंक बनाने में। तो ये हमारा सही हो गया। 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी 1 मई 2025 से इफेक्टिव है।
70% रीजनल रूरल बैंक का क्रेडिट जो लोन देता है वो किस में देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इनकरेक्ट पूछा था तो ये है फिगर, आप हमेशा याद रखिएगा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके बाद में स्पॉन्सर बैंक जो उसके मैनेजमेंट फंक्शंस के सब चीज़ों को देखता है उसका 35% कंट्रीब्यूशन रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट का 15% कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने के इसके हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनमें से आरबीआई के द्वारा कौन रेगुलेट नहीं होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक जितने भी है, स्टेट बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सब सारे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पैक्स। पैक्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में विच अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हमारा है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट। अगर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही स्टेट में है तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती हैं। अगर उसको अगर एक से दो स्टेट में वो अगर वो हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इसे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंगल स्टेट में, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो अर्बन कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट में है तो, ठीक है। बैंकिंग जो एक्टिविटी होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का वो कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एब्रीविएशन स्कार्ब स्टैंड फॉर क्या होता है। स्कार्ब जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका ये फुल फॉर्म है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये रूरल बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स के स्ट्रक्चर में होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक का। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स में एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक और एक होते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक, ठीक है। ये एसपी कार्ड, ये दो फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स में अंदर आते हैं, इसे बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन क्वेश्चन इसमें है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंडिंग एज कंसीडर एज फंड बेस्ड लेंडिंग बैंक में। फंड बेस्ड लेंडिंग मतलब क्या होता है, बैंक से एक्चुअल कैश का फ्लो होता है, मनी ट्रांसफर होता है, बैंक लेंड करता है जब बोरोवर को, जब पैसे जाते हैं बोरोवर के अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं फंड बेस्ड लेंडिंग। जब बैंक से पैसा एक्चुअल में नहीं जाता है लेकिन बैंक एक कमिटमेंट देता है तो एक थर्ड पार्टी को कि अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया तो मैं पेमेंट करूंगा, तो वो नॉन फंड बेस होता है। इनिशियली स्टार्टिंग में नॉन फंड बेस होता है लेकिन अगर बोरोवर डिफॉल्ट होता है तो वो फंड बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है फंड और नॉन फंड बेस का डिफरेंस। तो इनमें से कौन से टाइप को फंड बेस्ड लेंडिंग कहते हैं, जिसमें बैंक से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होता है, ब्रिज लोन में होता है, करेक्ट, कैश क्रेडिट में होता है, करेक्ट, एक्सपोर्ट फाइनेंस और ओवरड्राफ्ट, इसमें से कौन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। तो इसमें सारे में ब्रिज लोन क्या होता है, ब्रिज लोन मतलब कि आपका एक लोन प्रपोजल अंडर प्रोसेस है, सैंक्शन करना बाकी है उसके, लेकिन बीच में आपको पैसे की जरूरत, अर्जेंट जरूरत पड़ी तो बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन फैसिलिटी है, उसको ब्रिज लोन बोलते हैं। कैश क्रेडिट आप डे टू डे ऑपरेशंस, माल स्टॉक्स खरीदने के लिए आप कैश क्रेडिट का फैसिलिटी देता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस फॉरेन में आपको भेजने के लिए, जिसे गुड शिपमेंट के लिए उसके जो कॉस्ट आते हैं इस सब को कवर करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब कि आपके अकाउंट में जितना पैसे पड़े हैं उससे ज़्यादा रिकवर कर लेने के लिए वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेंडिंग कंसिडर नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग, जिसमें बैंक से एक्चुअल मनी ट्रांसफर नहीं होता है, बैंक कमिटमेंट देता है, गारंटी देता है, तो वो कौन होते हैं, बैंक गारंटी, ये ठीक है। कैश क्रेडिट में तो पिछले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये फंड बेस्ड है, को एक्सेप्टेंस है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसमें 1 और 3 कहाँ पे है, बी, आंसर होगा हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, व्हेन डज ए लोन अकाउंट बिकम नॉन परफॉर्मिंग, एक लोन अकाउंट वो नॉन परफॉर्मिंग कब होगा। नॉन परफॉर्मिंग मतलब क्या, जब वो बैंक के लिए अर्निंग बैंक का स्टॉप हो जाए, तब वो जिस अकाउंट से बैंक का अर्निंग बंद हो जाए उसको नॉन परफॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग कब बोला जाएगा,
इंटरेस्ट जो है, जो लोन दी है उस पर जो इंटरेस्ट है, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 60 डेज, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवर ड्यू फॉर 91 डेज और मोर। यहाँ पे क्या लिखा है, 91 डेज और मोर, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना कि ये गलत है, 90 डेज के लिए नहीं होता है। जब आपका लोन अकाउंट 91 डेज या उससे ज़्यादा के लिए आपने पेमेंट उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का नहीं कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एनपीए। 91 डेज आपकी समझ के लिए क्या है कि इसे ईएमआई करते हैं, ईएमआई एक महीने का होता है, एक महीने में 30 डेज होते थे, तो 3 ईएमआई आप जिसने नहीं पे किए अगर 3 ईएमआई, उसके बाद में नेक्स्ट डे ही वो क्या हो जाएगा, एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब एक क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। क्रेडिट कार्ड बहुत सारे कंपनी, जैसे एसबीआई कार्ड का होता है, ये सब बॉब कार्ड है, ये सब क्रेडिट कार्ड जो इशू होता है वो एनपीए कब होगा, इफ द मिनिमम अमाउंट जो होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड फुल्ली नहीं पे गया विद इन 90 डेज फ्रॉम पेमेंट ड्यू डेट। पेमेंट जिस दिन ड्यू डेट होता है कि आपको इस डेट को ईएमआई आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, अगर उस दिन आप पेमेंट नहीं किए तो वो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ना कि सेटलमेंट डेट, याद रखिएगा सेटलमेंट डेट के नहीं, मिनिमम अमाउंट, पूरा फुल अमाउंट नहीं कर रहे हैं कि पेमेंट इफ मिनिमम अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड फुल्ली, अगर मिनिमम जो बताया गया वो फुल्ली पे नहीं होता है 90 डेज के अंदर में, तब वो किसमें, पेमेंट ड्यू डेट से, तो वो डिक्लेयर हो जाएगा एनपीए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर किस केस में होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, जिसे जो बकाया राशि है वो ज़्यादा है सैंक्शन, जैसे बैंक ने मान लीजिए सैंक्शन किया 1 करोड़ रुपीज़, लेकिन आपके अकाउंट में नेगेटिव फिगर चल रहा है, उसमें आप बकाया राशि आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1.235 करोड़ हो गए, तो वो उस केस में 90 डेज से ज़्यादा अगर हो गए तो हो जाता है। वेयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर बट देर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली। जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आपका ड्यू अमाउंट है वो लेस है सैंक्शन लिमिट से, बट उसमें कोई पैसा आपने उस अकाउंट में डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, 90 दिन तक, तो वो भी हो जाएगा। क्रेडिट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द 90 डेज पीरियड। अब 90 डेज के पीरियड में सपोज आपका 1 करोड़ का बकाया है और आप बैंक में डिपॉजिट किए 60 लाख का, तो वो तो कवर तो नहीं करेगा, तो ये तीनों केसों के अंदर में वो डिक्लेयर हो जाएगा क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर डैश फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप देन अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, फॉर 1 क्रॉप सीजन। इसमें सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर 1 क्रॉप सीजन के केस में क्या होता है, अगर क्रॉप लोन लेते हैं उसमें लॉन्ग टर्म जो होते हैं क्रॉप होते हैं ना, उसके लिए 1 क्रॉप सीजन के लिए होता है। ठीक है, अगर 1 क्रॉप सीजन में आपने पेमेंट नहीं किया तो वो एनपीए टर्न हो जाएगा। और वहीं अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए होगा तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में ट्रू क्रॉप सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एन एसेट विच हैज रिमेन एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स इज डिक्लेयर्ड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। ओके, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब आरटीजीएस। आरटीजीएस के बारे में करेक्टली डिस्क्राइब आरटीजीएस के बारे में इसमें कौन सा करेक्ट है, सेटलमेंट इज डन ऑन नेट बेसिस विथ नो मिनिमम लिमिट। इन आरटीजीएस में आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिमम 2 लाख का ट्रांसफ़र करना होता है, मिनिमम 2 लाख अमाउंट का ट्रांसफ़र कर सकते, तो ये तो हमारा पहला ये गलत है। ठीक है, सेटलमेंट डन इंडिविजुअली इन रियल टाइम विद इन मिनिमम विथ मिनिमम 2 लाख रुपीज़, ये करेक्ट है। रियल टाइम ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स क्या होता है कि जो भी सेटलमेंट होता है वो इंडिविजुअली होता है, उसी को ग्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेटलमेंट इज डन इन बैच विथ मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम वर्ड गलत है हमारा यहाँ पे। सेटलमेंट इज डन ओनली फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, सोसाइटी, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क,
क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट मतलब कि पैसा, लोन, क्रेडिट बोलते हैं ना, बैंक क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है, तो पैसा मतलब कि कब, वो क्रेडिट रिस्क कब होगा, जब बैंक ने पैसे दिए और बोरोवर ने पैसे नहीं चुकाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो द रिस्क दैट ए बोरोवर फेल्स टू रिपे इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लिक्विडिटी रिस्क, इन चारों में से कौन सा लिक्विडिटी रिस्क, तरलता की कमी होना, तरलता समय पे अवेलेबल ना होना, इसमें से कौन रिस्क डिफाइन करता है। रिस्क दैट बोरोवर फेल्स टू रिपे ए लोन, इसको हमने आपको पहले ही बताया, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, ओके। सेकंड में रिस्क एंड इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक इज अनेबल टू मीट इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाते, जैसे बैंक बोरोवर ने, जिसे किसी पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में, और उस डिपॉजिट जो बैंक के पास पैसा है वो बैंक चुकाने में, जब भी बोरोवर मांगा उसको देने में समर्थ नहीं हुआ, तो उस समय क्या हो जाते हैं, लिक्विडिटी रिस्क हो जाते हैं, ठीक है। रिस्क मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, इसमें कौन होता है, इसको मार्केट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल फेलियर के चलते इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए, इसका 52 का करेक्ट आंसर क्या है, बी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दो टाइप के होते हैं, एक रिटेल सीबीडीसी होते हैं, एक होलसेल सीबीडीसी होते हैं। रिटेल सीबीडीसी किसके लिए होते हैं, इंडिविजुअल के लिए होते हैं, होलसेल इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं, लाइक बैंक्स एंड ऑल दिस थिंग। तो इन दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। अगर आपको सीबीडीसी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है तो मैं अब शॉर्ट में बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिस तरह हम लोग के पास फिजिकल नोट होता है ना, उसी का डिजिटल वर्जन को बोलते हैं, डिजिटल करेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो होता है, जो जिसे मोबाइल में आप मोबाइल ऐप में रख सकते हैं, वैलेट में रख सकते हैं, और किसी जैसे मर्चेंट को किसी भी शॉप पे जाके हम लोग जिसे कैश पेमेंट करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ कैश पेमेंट के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो जो फिजिकल करेंसी है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, उसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसमें बोला गया है, ठीक है। तो उसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल के लिए हो गया, उसको रिटेल बोलते हैं, और बैंक से ये सब के लिए क्या होगा, वो होलसेल, जिसमें बल्क में ट्रांसफर होता है, इंटर बैंक ट्रांसफर होता है। तो इसका इनका रिटेल सीबीडीसी यूज फॉर पब्लिक ट्रांजेक्शन, होलसेल सीबीडीसी यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक पे पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में, एक गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय हुम। गार्निशी ऑर्डर हमेशा सिविल कोड के द्वारा इशू हो जाता है। गार्निशी ऑर्डर मतलब कि क्या, एक सिंपल मैं बताता हूँ। गार्निशी ऑर्डर में मान लीजिए कि एक पर्सन मैं हूँ और एक पर्सन कोई और है। अगर किसी दूसरे पर्सन ने, मैंने किसी को लोन दिया किसी दूसरे पर्सन को, और उस पर्सन ने लोन नहीं चुकाया, तो मैं सीधे बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को नहीं, बैंक के नहीं, मैं सीधे कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में जाके वहाँ से एक ऑर्डर इशू करवाऊंगा कि आप ये जो है बोरोवर है, इन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिया है, हमसे पेमेंट निकलवाना है। तो बैंक एक गार्निशी ऑर्डर इशू करेगा बैंक को, और बैंक जो बोरोवर का जो बैंक है, और बोरोवर का बैंक वो चेक करेगा उसके सारे जो भी बोरोवर का क्रेडेंशियल है, उसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। तो ये सब गार्निशी ऑर्डर होते हैं। उसमें दो स्टेप होते हैं, कोर्ट पहले ऑर्डर निशी इशू करता है, फिर ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है। तो सिंपल समझिए यहाँ पे कि गार्निशी ऑर्डर कौन इशू करता है, कोर्ट, ठीक है। और ये होता है अटैचमेंट ऑर्डर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या इशू करता है, अटैचमेंट ऑर्डर। दो ऑर्डर मैंने अटैचमेंट ऑर्डर मैंने हम लोग पहले भी देखे हैं, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में। अटैचमेंट ऑर्डर कौन इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और गार्निशी ऑर्डर सिविल कोर्ट इशू करता है, ठीक है। क्लेटन रूल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लेटन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल होते हैं। एक इसके पहले देखते हैं, हाँ इसमें हम लोगों ने देखा था, इसका आंसर बी था, सिविल कोड हम लोग इशू करते हैं। उसके बाद में क्लेटन रूल इज ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। ये क्लेटन रूल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लेटन रूल अगर किसी को नहीं मालूम तो सिंपल बता देते हैं कि जो भी, जैसे मान लीजिए एक बोरोवर है, बोरोवर ने एक या दो लोन लिया हुआ है, दो टाइप के दो लोन ले रखे हैं अपने अकाउंट में। अब उसने कुछ पैसे बैंक में जमा किए, तो अब वो मान लो कि एक पहला लोन 10,000 का था, दूसरा लोन 5,000 का था। तो अगर बोरोवर ने अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा कराता है, 5,000 डिपॉजिट कराता है, तो वो जब बैंक में 5,000 डिपॉजिट कराएगा, तो वो डिपॉजिट को यूज बैंक कहाँ करेगा, पहले लोन चुकाने वाले में, पहले जो लोन लिया है 10,000 का उसको चुकाने में, या सेकंड जो लोन लिया है 5,000 किस में से वो करेगा। तो वही क्लेटन रूल बता रहा है कि जो पहले लिया गया है उसी में से वो उसको सेटल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
इसमें क्लेटन रूल इज मेनली अप्लाइड टू किस अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लोन अकाउंट में, रनिंग और करंट अकाउंट में, इसका आंसर हो जाएगा रनिंग और करंट अकाउंट में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं द मेन पर्पस ऑफ राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का मेन पर्पस क्या होता है? इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ डेप्ट, एलोकेट पेमेंट व्हेन मल्टीपल डेप्ट एग्जिस्ट। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि बहुत सारे अगर लोन लिए गए हैं बैंकों के द्वारा तो उसमें किस पे वो अप्रोप्रिएशन किया जाएगा बैंक के द्वारा, ये होता है। तो ये या तो बोरोवर बैंक को बता दे या बैंक खुद से अपना डिसीजन ले ले। अगर दोनों का अगर नहीं होता है, दोनों ने भी इंडिकेट नहीं किया, सिग्नल नहीं किया कि ये कौन सा लोन के लिए कौन सा चुकेगा, तो उस केस में क्या होगा? रूल ऑफ क्लेटन एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द राइट ऑफ सेटअप मीन्स व्हाट। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग देख लिए, एलोकेट पेमेंट वेल मल्टीपल डेप्ट, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में। राइट ऑफ सेटअप क्या होता है? सेटअप मतलब कि राइट टू कंबाइन टू अकाउंट्स एंड एडजस्ट द बैलेंस। एक अकाउंट है बैंक के पास में, एक लोन अकाउंट है, एक बोरोवर का, एक है उसके बाद में डेबिट बैलेंस है उसके पास में, मतलब कि डिपॉजिट अकाउंट है। तो लोन अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट को दोनों एक ही मान के उसमें सेटअप कर सकता है बैंक ऐसे, ठीक है। अगर लोन चुकाने के लिए अगर वो चाहे तो बैंक यूज कर सकता है डिपॉजिट अकाउंट का, उसको बोलते हैं राइट ऑफ सेटअप में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाइनिंग टू अकाउंट्स। कंबाइनिंग वर्ड आप ध्यान रखिएगा, जहां भी रह जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट सेटअप, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं राइट ऑफ जनरल लियन मीन्स, जनरल लियन, लियन मतलब क्या होता है? रिटेन, राइट टू रिटेन गुड्स एंड सिक्योरिटी अनटिल ड्यूज आर पेड। अगर बैंक से लोन लिए तो बैंक से लोन को सिक्योर करने के लिए कुछ गुड्स या आर्टिकल गिरवी रखे होंगे बैंक को, तो वो बैंक के पास केवल राइट टू रिटेन गुड्स और सिक्योरिटीज है, उसको बेचने का अधिकार नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरल लियन में बेचने का अधिकार नहीं रहता है बैंकों के पास। वो केवल सामान गिरवी रख सकता है अपने पास में, उसको बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो ये राइट ऑफ जनरल लियन बताता है, उसको दूसरे कंडीशन में बेच सकता है, उसको अलग अधिकार, उसके दूसरे कंडीशन है सब, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग अंडर विच सर्कमस्टांसेस ए बैंक इज अलाउड रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर अकाउंट। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि बैंक आपके खाते के डिटेल्स, लोन अकाउंट्स के डिटेल्स, डिपॉजिट अकाउंट के किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे बैंक डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। उसमें पहला है पर डिस्क्लोजर परमिटेड बाय लॉ। लॉ कानून के द्वारा अगर बोला गया है, बैंक को बताया गया है कि आपको बताना है तो बताएगा। जब कस्टमर खुद ही बता दे बैंक को कि हाँ आप चाहे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं, या अगर वो बैंक के इंटरेस्ट में अगर है कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना तो भी उसी केस में, और पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट में के केस में ही आप कस्टमर का अकाउंट का इन्फॉर्मेशन बैंक पास ऑन कर सकता है किसी को। तो ये ऑप्शन ऑल आर करेक्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ओके, सी। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ए कस्टमर हैज डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंक। डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट मान लीजिए। व्हाट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर। जैसे ये बताया था मैंने आपको पिछले भी कि इसमें रिलेशनशिप के केस में आप देखिए कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे आपके पास डिपॉजिट अकाउंट है, क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास डिपॉजिट मतलब कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, तो जो डिपॉजिट कर रहा है वो पैसा गया कहाँ पे? वो गया बैंक के पास में। तो जिसके पास पैसा जाएगा तो वापस तो पैसा आएगा बरोबर के कस्टमर के पास में, तो वो जिसके पास पैसा गया उसको डेब्टर बोलेंगे, और जो भेज रहा है, जो डाल रहा है, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिससे एग्जांपल आप देते हैं, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालिएगा तो मैसेज आता है आपको, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस मच अमाउंट। क्रेडिटेड इट मीन्स पैसा किसके पास में है? आपके पास अकाउंट में आ गया। तो जिसके पास में भी पैसा जा रहा है, जैसे आप भेज रहे हैं, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप क्रेडिटर हो जाएगा, जो ले रहा है पैसा वो डेबिटर हो जाएगा। सो डिपॉजिट अकाउंट के केस में, यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट के केस में क्या होगा? आपका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। ये डेबिटर कौन हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, और क्रेडिटर क्या होगा? कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर लोन अकाउंट की बात किया जाए तो लोन अकाउंट में डेबिटर कौन होगा? क्रेडिटर कौन होगा? लोन आप लिए तो पैसा आपके पास आया तो कस्टमर हुए आप, तो आप हो गए डेब्टर। किसने दिया लोन? बैंक ने, तो बैंक हो गया क्रेडिटर। ये लोन अकाउंट में हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु हैज द अथॉरिटी टू बोरो मनी फॉर द फैमिली एंड असिस्टेंट बिजनेस। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, जो अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो है इसमें, उसमें कौन पर्सन एलिजिबल है
एचयूएफ के नाम पे लोन लेने के लिए, पैसा बोरो करने के लिए बैंक से, मेल मेंबर फीमेल मेंबर माइनर करता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, करता इसमें एलिजिबल होता है, कर्ता के पास अधिकार होता है बैंक एचयूएफ के बिहाफ पे बोरो करने के लिए, ठीक है। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एलोकेट शेयर विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो कितने दिन के अंदर में वो शेयर को एलोकेट, जो शेयर सिक्योरिटीज होती है वो कितने दिन, प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसके कितने दिन बाद में, तो इसका आंसर है सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में ऑडिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड इफ कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स हाउ मच और एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स इतना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अनुसार कि जब आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, मतलब कि आपने उस कंपनी को खोलने में 25 लाख रुपए उस कंपनी में लगा दिए और आप जो भी बिक्री बिजनेस कर रहे हैं उससे टर्नओवर अगर आपका एक्सीड हो गया 40 लाख तो आपको ऑडिट कराने होंगे बाहर से, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, इन ए ज्वाइंट अकाउंट विथ ए फॉर्मर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन। जब भी ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं, दो लोग मिल के अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या फादर मदर हो गए या और भी जो भी है, दो लोग मिलकर जब अकाउंट खुलाते हैं और उस केस में आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर के केस में, हु कैन ऑपरेट द अकाउंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बोथ अकाउंट होल्डर, ठीक है। इन ए ज्वाइंट अकाउंट विथ फॉर्मर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन हु कैन ऑपरेट, इसमें अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, तो अकाउंट ओनली ऑपरेटेड बाय फॉर्मर और सर्वाइवर में कौन होगा, फर्स्ट नेम होल्डर होगा, जिसने अकाउंट फर्स्ट खोला होगा उसी को फॉर्मर, और उसका बेनिफिट जो भी होगा वो सब पहले फॉर्मर को मिलेगा। इसमें एक और होता है आइदर और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर, और एक बोथ ज्वाइंटली। आइदर और सर्वाइव में एनी दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, एनी वन। आइदर और के केस में, फॉर्मर और सर्वाइवर केस में फॉर्मर करेगा, अगर फॉर्मर डिसीज्ड हो गया तो उसको सर्वाइवर को लास्ट में जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू ए माइनर, एक माइनर के द्वारा जिसकी उम्र 18 साल अभी नहीं हुई है, 18 साल से कम है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है, सपोज बैंक से लोन लेता है, तो क्या बैंक उससे जो लोन लेगा बैंक रिकवर कर सकता है उसका लोन अमाउंट? नहीं निकाल सकता है, अनलेस एक केस में होता है जब उस इट इज़ अ मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, उसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान, उसके मेडिकल कंडीशंस के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, इस केस में बैंक माइनर के एसेट्स को बैंक रख सकता है और उसको वो लोन रिकवर कर सकता है अगर डिफॉल्ट करता है। बट रेस्ट ऑफ द केस में वो कोई भी माइनर के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया जाएगा तो वाइड एब इनिशियो होगा, मतलब कि वो एकदम पूरा बेकार है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही आप कर ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट माइनर से जिसका एज 18 नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइड एब इनिशियो, ओके। मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एज पर डिपॉजिटर पर बैंक बाय DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसमें से दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और ये DICG का रेगुलेशन किसके द्वारा कौन रेगुलेट करता है? ये RBI रेगुलेट करती है इसको, ठीक है। इसमें ये RBI के होली ओन्ड सब्सिडरी है DICGC। इसको क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो भी बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, सपोज आप आम पब्लिक जनता पैसे डिपॉजिट करती है, तो क्या पता कहीं बैंक फेल हो जाए, बैंक बंद हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए, तो कस्टमर जो डिपॉजिट करेंगे वो तो अमाउंट पूरा लॉस हो जाएगा उनका, ठीक है। तो उसके लिए RBI ने गारंटी दिए हुआ है जो DICG के द्वारा कि DICGC अप टू 5 लाख आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो भी आप डिपॉजिट करते हैं। सपोज आपने बैंक में 10 लाख रुपए दिए हुए हैं और बैंक में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गया और बैंक डूब गई, तो उसमें से कम 5 लाख तो आपको मिलेगा। सो मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपको 5 लाख मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बता रहा है BSBD स्टैंड फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा। ये स्मॉल अकाउंट की तरह होता है इसमें, जिसमें मिनिमम KYC की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट मतलब कि दोज डिपॉजिट विच आर पेबल ऑन डिमांड, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हैं वो डिमांड डिपॉजिट है, आप जब चाहें तब पैसा आप बैंक से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट में जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वैसे डिपॉजिट जिसको डिमांड डिपॉजिट ऐसे बोलते हैं जब चाहे तब विड्रॉल कर सके, ठीक है। तो सेविंग बैंक डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट दोनों होते हैं। फिक्स डिपॉजिट और दिस रिकरिंग डिपॉजिट इसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, इसको डिमांड डिपॉजिट नहीं बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें विच अमंग डी द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट इन ए बैंक अकाउंट। जब भी हम लोग एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो कम से कम कितने दिन के लिए एफडी होगा और मैक्सिमम कितने दिन के लिए होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका 7 डेज कम से कम होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ले आप एफडी करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन, कौन से मोड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट परमिटेड फॉर रेमिटेंस ऑफ फंड अमाउंटिंग टू 50,000 और मोर। 50,000 या उससे ज़्यादा आपको फंड ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो कैसे, क्या मोड, कौन सा मोड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, कैश मोड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैश मोड यूज़ करने के लिए अगर 50,000 से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। ये डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफ ट्रांसफ़र, डेबिट, कस्टमर अकाउंट, इससे पॉसिबल है। EFT, NEFT, RTGS, इससे ये थ्रू मोड से आप कर सकते हैं 50,000 या उससे ज़्यादा का। कैश पेमेंट आप 50,000 से या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज *99# सर्विसेज। ये जो सर्विसेज है, मोबाइल नंबर लिंक विद द बैंक अकाउंट, इंटरनेट कनेक्शन, डेबिट कार्ड, इनिशियल मोबाइल फ़ोन, GSM, इनमें से कौन रिक्वायर्ड नहीं है ये सर्विस यूज़ करने के लिए? ये सर्विस क्या है? ये सर्विस यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ये है क्या? ये एक आप USSD एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इसमें बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, इस कोड को यूज करके कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको मोबाइल पे, ये किसके लिए बनाया गया? हमारे इंडिया में आज भी 40% से कम लोगों के पास में स्मार्टफोन है। ठीक है, तो उसके लिए फीचर्स फ़ोन जिसके पास में है, जो कीपैड फ़ोन होता है, वो उनके लिए क्या सर्विसेज, वो कैसे बिना इंटरनेट के फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं? तो उसके लिए एक USSD प्लेटफॉर्म है। USSD के प्लेटफॉर्म के अंदर एक आता है नूप, इसको बोलते हैं नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के तहत में आप ये USSD प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप ये सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक और आता है, इसमें आप SMS का, आप एब्रीविएशन SMS का फुल एग्जाम में पूछ सकता है कि SMS का फुल फॉर्म क्या है आपका, उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग। तो आप इसका समझ गए, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म यूज किया गया है वो फीचर फ़ोन के लिए। ठीक है, उसके बाद में ABPS, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम इज प्राइमरली यूज। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम किस लिए यूज होता है? जब भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आम जनता को, पब्लिक को फंड ट्रांसफ़र करती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, या वो इसमें फंड ट्रांसफ़र सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करके ही करती है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स यूजिंग आधार नंबर का यूज करके। ये ABPS, आधार पेमेंट, यहीं पे लिखा हुआ है, आधार बेस कर यूज करके आप सब्सिडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, लाइक EBIT, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT, EBT, इसका यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको क्या एज ग्रुप है? ये हमारा एज ग्रुप है 18 से 40, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए। ये पेंशन योजना क्या हुआ, इसमें 1000 रुपीज़ से लेके आपको 5000 के बीच में आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, पेंशन कब मिलेगा? आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आपको इसलिए एक पेंशन बनाया गया, इसमें आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर SC/SC सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके अंदर में मैक्सिमम आप कितना रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये है आपका, ये आपका हो गया 30 लाख हो जाएगा। अभी इसको इंक्रीज कर दिया गया है। अर्लियर कितना था इसमें? 15 लाख था, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
पेमेंट एग्रीगेटर प्राइमरली फैसिलिटेट क्या करते हैं, लेंडिंग टू कस्टमर देते हैं, या एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट करते हैं, या इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो पेमेंट एग्रीगेटर बी करते हैं, बी मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट। आप भी जब भी, इसका आंसर ये हो जाएगा, आप जब भी अमेजन का यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं, तो आप जब पेमेंट करने के लिए चेकआउट कर जाते हैं, उसमें क्या जो इंटरफेस दिखता है ना, बहुत सारे उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये बहुत सारे ऑप्शंस उसमें आते हैं। तो वो कौन प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर सारे प्लेटफॉर्म को एक पास आपको अवेलेबल देता है मोड, ताकि आप पेमेंट कर सके उसको, ठीक है। तो इसका काम होता है पेमेंट बिहाफ, मर्चेंट के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्शन करने का काम ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीपीए। पीपीए अकाउंट कितने साल तक के लिए खोले, कितने साल में मैच्योर हो जाएगा अगर आपने उसमें पैसे डिपॉजिट किए हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 15 ईयर्स का ये इसका ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट इसमें होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज टेक्नोलॉजी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस। नियर फील्ड नाम से ही मेंशन है, नियर फील्ड, नियर फील्ड ना बहुत नज़दीक से। सो ये शॉर्ट रेंज कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट, आप देखते हो ना कार्ड, उसमें आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ पर पास, इसका रेंज होता है 4 सेंटीमीटर रेंज होता है, 4 सेंटीमीटर पे वर्क करता है इसमें। शॉर्ट रेंज कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूपीआई 1 to 3 पे। यूपीआई है जो हमारा 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, तो उसमें एक और उसका वेरिएंट है यूपीआई 1 to 3 पे भी। किसके लिए किया गया था, ये स्मार्टफोन के लिए नहीं किया गया था, यूपीआई तो स्मार्टफोन, ये फीचर फोन के लिए यूज़ किया गया था। ये होस्ट बहुत सारे इसका यूज़ कर कौन कौन के माध्यम से, फोर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू कौन कौन से होते हैं इसमें, IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस, मिस्ड कॉल बेस, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस, F1 से, ये 4 इसके होते हैं। टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव अवेलेबल है ट्रांजेक्शन करने के लिए इसमें यूपीआई 1 to 3 पे के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन को हम लोग कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, ऑल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक की केवाईसी जो गाइडलाइंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें पासपोर्ट आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस माना जाएगा, पैन कार्ड माना जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल माना जाएगा, या आधार माना जाएगा, या वोटर आईडी माना जाएगा। इसमें से आप बताइए कौन कौन से हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, नरेगा, जॉब कार्ड, NPR लेटर, ये हो गया आपका पूरा गलत, ये हो गया आपका करेक्ट, भी आपका करेक्ट आंसर होता है। आधार कार्ड नहीं होता है, आधार कार्ड ध्यान रखिएगा आप, ये आधार कार्ड नहीं, ये राशन कार्ड जो होता है, राशन कार्ड इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका आंसर दे देते हैं, यहाँ पे लिखा होगा बी, ठीक है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में एक बार फिर से बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पासपोर्ट होते हैं आपके, ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी होते हैं, आधार कार्ड भी होते हैं, नरेगा जॉब कार्ड होते हैं, नेशनल NPR लेटर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लेटर के थ्रू आप वो एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स लगता है बैंक के साथ अकाउंट खुलवाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वी चिप क्या है। वी चिप क्या है, वी चिप वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, या तो आप बैंक के ब्रांच में जाके अपना वेरिफिकेशन करा लो कि हाँ मैं फलाना आदमी हूँ, मेरा नाम यहाँ, घर यहाँ, ये सब चीज़ें, या आप ऑनलाइन माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी आप अपना KYC वेरिफिकेशन करा सकते हैं, उसी को वी चिप में आता है, ठीक है। KYC भी उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट जो होता है, जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के लिए बना होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लिमिट है, तो इसमें से कौन से लिमिट करेक्ट है इसमें, एग्रीगेट क्रेडिट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख इन ए ईयर। किसी भी समय हमेशा 1 लाख से ज़्यादा उसमें उस अकाउंट में पैसे जमा नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में उसमें बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली कितना वैलिड होता है 12 मंथ्स के लिए, ये अकाउंट 12 मंथ्स के लिए ओपन किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर और आपने अप्लाई किया गया है किसी जैसे आधार के लिए आपने अप्लाई किया सब चीज़ के लिए, तो फर्दर 12 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑल 2 to 3 सी करेक्ट हो जाएगा, ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, कैश ट्रांजेक्शन अबाउट 10 लाख रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू। अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक में ले जाकर 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, तो हर बैंक के एम्प्लॉय को ये रिपोर्ट करना है, किसको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है।
ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये सब चेकिंग कर सके वो लोग कि कहीं अनऑथोराइज इलीगल तरीके से तो नहीं होता है ना, सोर्स उसका पता करने की कोशिश करे इसमें, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फुल KYC एक्सरसाइज शुड बी डन एटलीस्ट एवरी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल एंड एंटिटी। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, हाई रिस्क इंडिविजुअल एंटिटी। हाई रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उससे क्या होगा कि आपको बार बार उनका KYC अपडेशन कराना होगा, ठीक है। मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंट में होना, तो एटलीस्ट मिनिमम 2 ईयर्स में आपको एक बार उनका फुल KYC आपका कराना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा बैंक डिटेल्स के लिए, ठीक है। सो अब यहीं पे एक मीडियम रिस्क के लिए होता है, मीडियम रिस्क के लिए, हाई रिस्क तो हो गया, मीडियम रिस्क के लिए कितना होता है, मीडियम रिस्क के लिए आपको 7 ईयर्स का होता है। लो रिस्क कस्टमर जो होते हैं बैंक के, लो रिस्क के लिए 10 ईयर्स होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मीडियम रिस्क के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स हो जाएगा, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजी लॉकर हेल्प्स एलिमिनेट द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड इनेबल शेयरिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस गवर्नमेंट एजेंसी। डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको उसमें अपना रख सकते हैं एज ए ई डॉक्यूमेंट की तरफ से, और आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, ये सब चीज़ वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उनको भेज सकते हैं। तो फिजिकल नीड जो होता है, फिजिकल इट इज़ ए फिजिकल स्टोरेज डॉक्यूमेंट सिस्टम नहीं है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिजिकल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम है ये, इनेबल डिजिटल इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यस दिस इज करेक्ट। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम नहीं है, ये ऑनलाइन मोबाइल में रखा जाता है, ठीक है। इनेबल्स डिजिटल इशुएंस, डिजिटली हम भेज देते हैं किसी को, और वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट का भी डिजिटली होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ए डिपोजिटर कैन नॉमिनेट अप टू हाउ मेनी पर्सन इन ए बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो उसमें कितने आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो पहले था 2 था, अभी इसको बना दिया गया है 4, ठीक है। सो अभी आज के डेट में आप इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले 2। अगर वहीं अगर ज्वाइंट अकाउंट में होता है तो 2 मैक्सिमम आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग। जब भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि इलीगल फंड को लीगल फॉर्म में, लीगल बताना, लीगल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए जो होता है वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस होता है। इलीगल सोर्स जैसे स्मगलिंग के थ्रू ले, हवाला मार्केट के थ्रू लेके आए ये सब, और उसको लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट करना, जैसे बैंक में डिपॉजिट कि लगे कि हाँ ये क्लीन मनी है, ठीक है। तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग उसका बोलते हैं। वो उसमें 3 स्टेजेज होते हैं कि लेयरिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, स्टेप बाय स्टेप। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। पहले सबसे पहले होगा प्लेसमेंट, ओके, प्लेसमेंट सबसे पहले होगा, उसके बाद लेयरिंग होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। इसको पूरा डिटेल में हम लोग जब भी कवर करेंगे अपना सिलेबस, तब उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। बल्क डिपॉजिट इज जनरली डिफाइंड एज डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ एंड एबव। 2 करोड़ या उससे ज़्यादा के लिए अमाउंट को बल्क डिपॉजिट बोला जाता है। ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इस पर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड होता है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरेज CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ट्रायन्युअल प्रीमियम। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं EMI स्टैंड फॉर इक्वल। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है कि EMI का फुल फॉर्म क्या होता है। इक्वल मंथली इंटरेस्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एस्टिमेटेड मंथली, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। हमेशा याद रखिएगा ये इक्वल नहीं होगा, इसमें इक्वेटेड होगा। ये फर्स्ट जो वर्ड है ना, आप ये फोकस कीजिएगा, इक्वेटेड नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये EMI का आपका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर मतलब कि आप बैंक को प्रेजेंट किए, वो नहीं मिला आपको उसका अमाउंट, तो उसमें किस में कवर किया जाता है, तो वो होता है आपका सेक्शन 138 में, ठीक है। इसमें बैंकर्स ऑब्लिगेशन टू ऑनर ए चेक इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बैंकर्स का ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी आप चेक बैंक को दे रहे हैं, बैंक को चेक अगर दिए कि आप इस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो बैंक को ऑनर करना पड़ेगा उस चेक को। वो सेक्शन 31 में बताता है आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए चेक में बी डिसऑनर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन से कारण के चलते बैंक आपको चेक को ऑनर नहीं करेगा। आपके चेक पेमेंट के लिए डाले हैं तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? या तो आपके अकाउंट में पैसा कम हो, या दूसरा आपका जो सिग्नेचर जब आप बैंक के खाता खोलते समय जो आपने सिग्नेचर दिया है वो और अभी सिग्नेचर जिसमें चेक पर डाल रहे हैं दोनों मैच नहीं कर रहा हो, या आप इरेगुलर और पोस्ट डेटेड चेक डाल दिए हैं, उसमें डैमेज चेक, आपका चेक फट गया है, ख़राब हो गया उसका चलता है, या ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा उस पर ओवर राइटिंग कर दिए हैं उस पर चेक पे, तो उस सारे सब रीज़न के कारण ये चेक डिसऑनर होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्ट पेमेंट टू क्या होता है? स्पेशल क्रॉसिंग का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट एनी बैंक बेयर्स ओनली स्पेसिफिक बैंकर्स मेंशन ऑन द चेक ड्रॉबैक। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? एक होता है जनरल क्रॉसिंग, ठीक है, एक होता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, एक आप मान लीजिए इसे चेक हो गया, चेक में अगर आपने या तो 2 लाइन डाल सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन आप डाल सकते हैं, 2 पैरेलल नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बीच में आप किसी बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये जो होगा ना चेक, ये केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं उसको ऑनर कराने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बैंक मस्ट रिटर्न ए डिसऑनर चेक विद इन। अगर चेक आपने दिया वो ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, वो पास नहीं हुआ चेक, तो आप बैंक को कितने दिन के अंदर में रिटर्न करना है? 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक। जब 24 आवर्स में कस्टमर को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब पनिशमेंट ऑफ डिसऑनर चेक अंडर 138 इंक्लूड्स कितने साल के? अगर चेक डिसऑनर हो गया तो पनिशमेंट कितना होता है? इम्प्रिजनमेंट, जेल 2 साल की हो सकती है, फाइन जो होता है चेक का जो अमाउंट होता है उसके 2 गुना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए पेनल्टी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर रिसीविंग नोटिस ऑफ चेक डिसऑनर द ड्रॉअर मस्ट मेक पेमेंट विद इन। अब चेक डिसऑनर का नोटिस रिसीव होने के बाद, पहले तो नोटिस भेजा जाता है, नोटिस आपको दिया जाता है 30 डेज में, और नोटिस मिलने के बाद में कितने दिन में आपको पेमेंट करना है ड्रॉअर को, तो वो 15 डेज के अंदर में करना होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और नोटिस ऑफ चेक डिसऑनर मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे सेशन में। इसमें इस क्वेश्चंस में हम लोग, इस सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चंस किए हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप का आने के चांसेस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो भी चैप्टर्स में दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। इस क्वेश्चंस के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको डीआरए में अगर आप करना चाहते हैं, या ऑलरेडी डीआरए में आप प्रोग्रेस में है, आपका एग्जाम है, तो ये सेशन देखना जरूर एक पूरा कंप्लीट वीडियो ये देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ क्वेश्चन, तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ताकि एक बार माइंड में सेट हो जाए इसमें। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हैं कि देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप चाहते हैं कि डीआरए डेप्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेशन करने के लिए, तो हमारे नंबर पे ये संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको आईबीएस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आईबीएस आईआईबीएफ से मान्यता प्राप्त संस्थान है डीआरए की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, डीआरए की ट्रेनिंग वही प्रोवाइड कर सकता है जिसको एफिलिएशन मिला हो, जो एक्रेडिटेड हो आईआईबीएफ से, जिसको मान्यता प्राप्त किया हो। आईबीएस 2015 से यही मान्यता प्राप्त संस्थान है। अभी 2026 में हम लोग, लगभग 11 साल हो गया, अभी तक हम लोग लगभग मोर देन 75,000 कैंडिडेट्स हमारे इंस्टीट्यूट से डीआरए सर्टिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कितने सिलेक्शन हमारे हुए हैं उससे। आप हमारे यहाँ इनरोल कीजिएगा तो आपको कंप्लीट डीआरए का ट्रेनिंग, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 50 आवर्स की ट्रेनिंग मिलेगी, अंडर ग्रेजुएट है तो 100 आवर्स की ट्रेनिंग मिलेगी आपको। फिर ट्रेनिंग के बाद में आपको एक डीआरए बुक मिलेगा आपको, जो भी आप लैंग्वेज में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी डीआरए की ट्रेनिंग होती है वो मल्टीपल आईआईबीएफ के द्वारा 11 लैंग्वेज में करा जाता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में 9 to 10 लैंग्वेज है, मैक्सिमम लैंग्वेज में हम लोग डीआरए की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। आप जो भी, सपोज आप आसाम से है तो, या आप महाराष्ट्र से हैं, या आप ले लीजिए तेलुगु में हैं, तो तेलुगु लैंग्वेज में हमारे फैकल्टी हैं, वो लोग सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, आप कंसेप्ट को आपको तेलुगु में ही एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज से कनेक्ट होकर आप ज़्यादा ईजिली इस सब सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बुक के बाद में जो आईआईबीएफ के द्वारा रिकमेंडेड टैक्समैन की बुक है वो बुक प्रोवाइड होगा। फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप रिवीजन कर सके ये सब चीज़ें। फिर एग्जाम से पहले हमारे फैकल्टी के द्वारा रिवीजन क्लासेस लिए जाएंगे, फिर मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब चीज़ आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आईबीएस से आपको मिलेगा। ठीक है, सो
चलिए सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आपके जो भी डाउट्स है उसको रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।